चलिए आपका भाई फिर से आ गया है सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। आज सीरीज का दूसरा लेक्चर लेकर के आपके सामने आया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास, तापमान नियंत्रण, प्यार और नफरत का केंद्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज द सेंटर ऑफ हंगर, थ्रस्ट, टेम्परेचर कंट्रोल, लव एंड हेट? ये जो प्यार मोहब्बत, ये जो हमको गर्मी फील होती है, टेम्परेचर का एहसास होता है, ये मुझे जो भूख लगती है, ये जो मुझे भूख लगती है या फिर प्यास लगता है, इसके लिए हमारा ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है? चलिए हम ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। अगर हम पहला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन पहला बोल रहा है सेरिब्रम। देखो सेरिब्रम जो है ना, ब्रेन का सबसे डेवलप्ड पार्ट है। ठीक है, ये जो है ना आपका रिस्पॉन्सिबल होता है मेमोरी के लिए। आपकी याददाश्त कैसी है, आपके पास कितना नॉलेज है, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दूसरा जो ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, ये जो है ना, ये हेट, लव या फिर थर्स्ट, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा पार्ट? हाइपोथैलेमस। जो थैलेमस है, ये जो आपको दर्द फील होता है या फिर आप किसी चीज को छूते हो, आपको हॉट फील होता है या फिर कोल्ड फील होता है, ये कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो थैलेमस रिस्पॉन्सिबल है। और एक है बरोकाज एरिया। ये जो बरोकाज एरिया है, ये आपका स्पीच, जो आप बोलते हो, ये बोलने का जो कोऑर्डिनेशन होता है, वो बरोकाज एरिया में ही सारा नियंत्रण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप सही से सारी चीज को सुने होंगे तो आप इन चीजों को याद भी कर सकते हो कि सेरिब्रम का क्या काम है, हाइपोथैलेमस का क्या काम है, थैलेमस का क्या काम है और बरोकाज एरिया का क्या काम है। तो हाइपोथैलेमस ही हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमको किसी से मोहब्बत हो जाती है या फिर किसी से नफरत हो जाती है, या बहुत ज्यादा भूख लग रहा होता है या फिर प्यास लग रहा होता है या फिर गर्मी का एहसास होता है, ये सारी चीज कंट्रोल होती है हाइपोथैलेमस से। तो आपका आंसर चला जाएगा हाइपोथैलेमस। चलिए चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अजनबी गैस है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें पीरियोडिक टेबल का एक सीरीज याद होना चाहिए। वो कौन सा सीरीज है? वो सीरीज ये है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। इस गैस को, इस सीरीज के गैस को हम बोलते हैं इनर्ट गैस। क्या बोलते हैं इसको? इनर्ट गैस, या फिर इसको हम बोलते हैं रेयर गैस। रेयर गैस क्योंकि ये इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में बहुत कम मात्रा में ये गैस पाई जाती है। अगर हम वन बाय वन सारी गैस को समझने की कोशिश करते हैं, तो ये जो हीलियम है, ये गैस को हम बैलून में फिल करते हैं। वो जो हम देखते हैं, जो बैलून आसमान में उड़ रहे होते हैं, उसमें कौन से गैस भरे होते हैं? हीलियम। तो हम ये बोल सकते हैं फिलिंग इन बैलून। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या मार के आओगे? हीलियम। अगर नियन की बात करते हैं, इस गैस के बारे में थोड़ा ध्यान से सुनना, ये डिस्चार्ज ट्यूब या फ्लोरेसेंट बल्ब में इसको हम जनरली यूज करते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब या फिर फ्लोरेसेंट बल्ब। ठीक है। आर्गन की बात करते हैं, ये गैस को जनरली हम हाई टेम्परेचर पे यूज करते हैं। इस टेम्परेचर पे? हाई टेम्परेचर में। अगर हम ये बोलूं कि हम वेल्डिंग के दौरान, वेल्डिंग जो होती है उस वक्त टेम्परेचर जनरली हाई होता है, उस वक्त हम इस गैस का इस्तेमाल करते हैं। और ये क्रिप्टन और जेनन जो है ना, ये इसका कोई ज्यादा खास सिग्निफिकेंट यूज नहीं है। और एक गैस है जेनन, ये भी बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। ये बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। और ये एक वर्ड से बना हुआ था। जब ये इसका डिस्कवर हुआ था तो इसको नाम दिया गया था जेनन। और इस, ये ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है स्ट्रेंज। तो हम इस गैस को स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं। और लास्ट में है रेडन। ये रेडन जो है बहुत कम मात्रा में, मतलब न के मात्रा में ही ये गैस अवेलेबल होती है एटमॉस्फेयर में। तो इसका आंसर आपका चला जाएगा जेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? देखो बहुत सारे पौधे अलग अलग जगह पे उगते हैं, तो उसके हिसाब से कुछ पौधों के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, हम उसके हिसाब से इन चीजों को छापते हैं। ठीक है। पहला मेरा ऑप्शन है जेरोफाइट मरुद्वीप। इसको हम बोलते हैं, ये ऐसा प्लांट है, ये जनरली वहां पे ग्रो करते हैं जैसे कि डिजर्ट, ठीक है,
डिजर्ट वगैरह हो गया, या फिर ये बोल सकते हो कि स्नो कवर्ड एरिया, स्नो कवर्ड एरिया जहाँ बर्फीली एरिया हो, मतलब सारा चीज वहां पे ढका हुआ रहता है बर्फ से, स्नो कवर्ड एरिया हो, इन जगहों पे ये प्लांट पाए जाते हैं। कौन से प्लांट? मरुदभित, ज़ेरोफाइट्स। दूसरा प्लांट है हाइड्रोफाइट्स, ये जनरली वाटर में पाए जाते हैं। और तीसरा है हेलोफाइट, ये साल्टी एरियाज या नमकीनी एरियाज होती हैं, वहां पे ये पौधे जनरली देखने को मिलते हैं। और ये सकुलेंट है, ये रेगिस्तान वगैरह में जनरली उगते हैं। कहाँ पे? रेगिस्तान में। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जा रहा है कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो हम, मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हेलोफाइट्स। ठीक है, हेलोफाइट्स। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण किससे बनता है? इन्वायरमेंट इज मेड अप ऑफ। देखो जो इन्वायरमेंट होता है ये कुछ कंपोनेंट होते हैं, जैसे हम इसको बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट, या हिंदी में बोलो तो जैव घटक, और एबायोटिक कंपोनेंट अजैव घटक, और भू आकृतिक घटक जियोमॉर्फिक कंपोनेंट। जो हम बायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं तो बायोटिक कंपोनेंट जनरली क्या होता है? सजीव होता है, मतलब उसमें जान होता है, लिविंग होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म जैसे पाए जाते हैं आपके इन्वायरमेंट में, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, या फिर कोई एनिमल हो गया, ये सारे हो गए आपके बायोटिक कंपोनेंट। और अगर एबायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं तो ये सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट है, जैसे कि हम बात करते हैं सॉइल की, टेम्परेचर की, वाटर की, लाइट की, तो ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट में आएंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पर्यावरण किससे बनता है, तो ये सारी, ये तीन चीजें मैंने आपके पास डिस्कस की, ये तीनों चीज मिल करके एक पर्यावरण का निर्माण, मतलब इन्वायरमेंट बनता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ये सभी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवहनी पौधों में जल का परिवहन किससे होता है? वाटर ट्रांसपोर्टेड इन वेस्कुलर प्लांट विद द हेल्प ऑफ। देखो अगर आपने प्लांट टिश्यू, कोशिका उत्तक सही से पढ़े होगे तो वहां पे इन चीजों को पढ़ाया गया होगा, समझाया गया होगा कि दो तरीके के उत्तक पाए जाते हैं पेड़ पौधों में। एक मेरिस्टेमेटिक विभोज्योतक, दूसरा एक मेरिस्टेमेटिक विभोज्योतक, दूसरा अस्थाई परमानेंट। दो तरीके के टिश्यू, दो तरीके के उत्तक पाए जाते हैं पेड़ पौधों में। जो एक मेरिस्टेमेटिक है, विभोज्योतक है, वो प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है। और जो परमानेंट है, जो परमानेंट है, इसका एक पार्ट है कम्प्लेक्स टिश्यू। इसमें दो आते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम का काम है पानी को ट्रांसपोर्ट करना, जमीन से ऊपरी भाग तक पानी को पहुंचाना। और जो फ्लोएम है, ये खाना जो बन रहा होता है पेड़ पौधे में, उसको जहां जरूरत होती है वहां लेके जाना, ये फ्लोएम का काम होता है। तो अगर ये पूछा है क्वेश्चन में कि वाटर ट्रांसपोर्टेड इन वेस्कुलर प्लांट विद द हेल्प ऑफ, तो क्या चला जाएगा आंसर आपका? जाइलम इसका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेड़ पौधे का कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है? विच पार्ट ऑफ द प्लांट रिसीव्स द स्टिमुलस फॉर फ्लावर फॉर्मेशन। ये जो पेड़ पौधे में फ्लावर आती है, फूल आता है, इसका स्टिमुलस कहाँ मिलता है? पौधे के किस पार्ट में मिलता है? जैसे पौधे का बहुत सारा पार्ट है ना, एक लीफ है, एक ब्रांच है, ठीक है, दूसरा रूट है। तो हम बात करेंगे कि ये जो फ्लावर का स्टिमुलेशन मिलता है किसको मिलता है? वो लीफ को मिलता है। तो हमारा आंसर चला जाएगा आपका थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? ये जो जेनेटिक्स पढ़ते हैं हम लोग, इसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? जनरली जो जेनेटिक्स पढ़ी जाती है उसमें ये पढ़ी जाती है कि जीन का ट्रांसफर, ठीक है, अनुवांशिक गुण का जो ट्रांसफर होता है, या फिर उसके बाद जो वेरिएशन आती है, चेंज आता है, जैसे कि कोई बाप माँ है, इससे जो जीन बच्चे में ट्रांसफर होगा, या फिर उसके चलते जो उसमें चेंजिंग आएगी, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। तो ये कौन सा आंसर चला जाएगा इसका? देखोगे तो ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है कि मेंडल्स लॉ, क्योंकि मेंडल्स लॉ को जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, बट जेनेटिक्स इज द स्टडी नहीं है सिर्फ मेंडल लॉ का, तो ये आंसर नहीं जाएगा। जैव विकास मतलब बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का एक अलग चैप्टर है, उसमें हम इसकी स्टडी करते हैं, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखते हैं। ठीक है, डीएनए स्ट्रक्चर, ये भी हम
जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, बट पूरी तरीके से ये जेनेटिक्स इसके बारे में डील नहीं करता। जीन, बट जो जेनेटिक्स है वो खास करके डील करता है हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में, हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में, आनुवंशिकता और विचरण के बारे में। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल्स थ्योरी ऑफ हेरिडिटी इज बेस्ड ऑन। अगर आप मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में जानने की कोशिश की होगी या फिर पढ़े होगे, तो उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था, किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? पी प्लांट पे। और उस पी प्लांट में उसने जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इंपॉर्टेंस दिया था, लैंगिक जनन को उसने इंपॉर्टेंस दिया था। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं, एसेक्सुअल नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जी, आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? अगर आप ब्लड के बारे में सही से पढ़ोगे तो ब्लड के दो पार्ट हो रहे थे, एक प्लाज्मा, एक हो रहे थे रक्त कोशिका। रक्त कोशिका में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आ रहे थे। श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका और ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, रुधिर प्लेटलेट्स। अगर हम प्लाज्मा की बात करते हैं तो यहाँ पे 90 to 92% पानी पाए जाते हैं, 7% प्रोटीन पाए जाते हैं और 0.9% नमक और 0.1% ग्लूकोज पाए जाते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 90% वाटर आपका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा जीव अपने त्वचा से सांस लेता है? मतलब स्किन से कौन सा एनिमल यहाँ पे जो दिया गया ऑप्शन में, कौन त्वचा से सांस लेता है? पहले हम बात करते हैं मछली की। ये जो मछली है ये पानी में है, और ये पानी में जो भी जानवर है वो गिल से सांस लेते हैं। किससे? गिल्स से। और एक कबूतर की बात करते हैं। कबूतर आप जनरली आप देखते हो एक बर्ड्स है, और इसमें वेल डेवलप्ड क्या होते हैं? लंग्स पाए जाते हैं, और ये लंग से सांस लेता है। हम बात करते हैं मेढक की। ये जो मेढक है ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे रह रहा है। अगर वो पानी में रह रहा है तो वो गिल से सांस लेगा, अगर वो जमीन पे रह रहा है तो लंग्स से सांस लेगा, अगर वो मिट्टी में उसके नीचे घुसा हुआ है तो वो स्किन से सांस लेता है या फिर त्वचा से सांस लेता है। तो इसका आंसर मेढक भी जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, केचुआ। केचुआ किसको बोलते हैं? अर्थवर्म, जो बोर जिसको बोलते हैं, जो इसको हम केचुआ को जो है ना फार्मर्स फ्रेंड भी बोलते हैं। ये क्या करता है ना, खेत वगैरह में पाया जाता है। फार्मर्स फ्रेंड इसलिए भी बोला जाता है ना, ये जो मिट्टी पाई जाती है ना, ये मिट्टी को तोड़ने में मदद करता है ताकि इजीली वे में फसल हो पाए। तो ये जो सांस लेता है ये किससे सांस लेता है? स्किन से। इसके पास कोई वेल डेवलप्ड लंग्स या गिल्स नहीं होता, तो ये स्किन से सांस लेता है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा, ये किससे लेता है? स्किन से, लंग्स से और गिल्स से। डिपेंड करता है कि ये कहाँ पे रह रहा है। और केचुआ किससे लेता है? स्किन से। इसका आंसर क्या चला जाएगा? एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज के लिए उपयोगी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्कर्वी डिजीज? ये जो स्कर्वी डिजीज है ये आपको मालूम होगा, जब आप विटामिन पढ़ोगे तो वहां पे ये चीज समझाया गया होगा कि जो विटामिन सी है, जो विटामिन सी है ये स्कर्वी रोग को ठीक करने में हेल्प करता है। तो आप ये समझ सकते हो कि जितने भी यहाँ पे फल दिए हुए हैं, किस फल में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है, तो वो इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मैंगो, इसमें विटामिन सी की मात्रा इतनी ज्यादा नहीं पाई जाती। पपाया, इसमें भी इतनी ज्यादा नहीं पाई जाती। साइट्रस फ्रूट, हाँ इसमें पाई जाती है। और आंवला, इसमें तो सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो इसका आंसर चला जाएगा एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी? ऑप्शन देखेंगे, विटामिन ए, ये हो सकता है ऑप्शन, क्योंकि जो विटामिन है, दो तरीके के विटामिन होते हैं, एक एसेंशियल एक नॉन एसेंशियल। जो विटामिन एसेंशियल होते हैं वो हमें खाना के द्वारा दिया जाता है, अगर वो नहीं दिया जाएगा तो उससे हमें दिक्कत आ सकती है। और जो नॉन एसेंशियल है वो हमारा बॉडी खुद बना लेता है, अगर आप नहीं भी देते हो तो बॉडी वहां से अपना जरूरियात को पूरा कर लेता है। तो ये विटामिन ए जो है ये हमारे बॉडी में नहीं बनता है। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, प्रोटीन।
ये बनता है, हार्मोन ये भी बनता है, एंजाइम ये भी बनता है। इसका मतलब है आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा विटामिन ए, जो हमारे बॉडी में नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स किसके कारण होने वाली बीमारी है? एड्स इज डिजीज काउज्ड बाय, जनरली आप एड्स के बारे में बहुत सुने होंगे। एड्स जो है एक विषाणुजनित बीमारी है, मतलब वायरल डिजीज है। तो ऑप्शन आपका पहला है बैक्टीरिया, इससे नहीं हो सकता। वायरस, हाँ ये हो सकता है। फफूंद, ये फंगस है। माइल्ड्यू, फंगस है, इससे कोई बीमारी नहीं होती। वर्म, कृमि, इससे भी बीमारी नहीं होती। ये बीमारी किससे होती है? विषाणु से, वायरल डिजीज। पूछ सकता है आपको एड्स किससे होता है, तो आपको याद होनी चाहिए कि ये वायरस से होता है। कौन सा वायरस से? HIV वायरस से। ठीक है, ये वायरस का नाम भी आप याद कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए बायो फर्टिलाइजर? बायो फर्टिलाइजर कहने का मतलब ये है कि अगर आप खाद वगैरह जो आप खेत में यूज करते हैं, उसमें जनरली क्या होता है, जनरली कौन कौन से खाद होते हैं? जैसे यूरिया हुआ, कैल्शियम हुआ, इस तरह के खाद जनरली हम यूज करते हैं। तो ये जैव उर्वरक नहीं है। उर्वरक के लिए हम कुछ बैक्टीरिया को यूज करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एजोला और राइजोबियम, तो ऐसे बैक्टीरिया है जिसको हम जैव उर्वरक के तौर पे यूज करते हैं। तो देखेंगे हम कि यहाँ पे एजोला और राइजोबियम दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं। इसका मतलब है आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, ये दो चीज मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि आप इन चीजों को याद कर सकते हो कि जैव उर्वरक के रूप में इन दो को हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर दो ऑप्शन सही है तो आपका आंसर 5 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम बात करते हैं निम्नलिखित उपकरणों में से किसको रक्तचाप मापने में प्रयुक्त करते हैं? Which of the following instrument is used to measure blood pressure? ठीक है, ब्लड प्रेशर को नापने के लिए आप जानते हो कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है स्फेग्मोमेनोमीटर। हम ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है आपके पास हाइड्रोमीटर। ये हम डेंसिटी ऑफ वाटर या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर को नापने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर। ठीक है, ये चीज हो गया। दूसरा है बैरोमीटर। ये बैरोमीटर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम नापने में यूज करते हैं। वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बैरोमीटर। ये चीज आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में ये भी पूछे जा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है स्फेग्मोमेनोमीटर। ये आपका सही आंसर चला जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक है। ये जो जेनेटिक्स है, इसका फादर किसे बोला जाता है, इसका जनक किसे बोला जाता है? तो आपका अगर आप देखोगे, मॉर्गन की बात करोगे, पहला ऑप्शन आपका मॉर्गन है। ये लिंकेज का खोज किया था। अब ये लिंकेज क्या होता है? जब आप मॉर्गन साहब के लॉज को पढ़ोगे तो वहां पे एक लॉज उसने दिया था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, उसने ये बोला था कि हर जीन जो है इंडिपेंडेंट है, उसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो अपने तरीके से अपना एक्सप्रेस कर सकता है खुद को। लेकिन ये टी.एच. मॉर्गन साहब जो है ना, एक टर्म दिए लिंकेज, बोला कि नहीं, अगर कोई दो जीन नजदीक है तो वो एक दूसरे से इफेक्ट होते हैं। तो अगर लिंकेज की बात करेंगे तो ये कौन दिया था? टी.एच. मॉर्गन साहब ने। ये जॉर्ज मेंडल आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। एक ऑप्शन है जॉनसन। ये जॉनसन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये दिया था हाइड्रोट्रोपिज्म। अब ये हाइड्रोट्रोपिज्म क्या बना है? ये हाइड्रोट्रोपिज्म क्या है कि पेड़ पौधा जो है एक स्टिमुलस मिलता है, किसके द्वारा? पानी के द्वारा। तो इस स्टिमुलस को या इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। इसका स्टडी किसने किया था? जॉनसन साहब ने। और हम बात करते हैं हर्शियन चेज की। ये बताया था ये जो डीएनए है यही क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। क्या बताया था इसने? जेनेटिक मटेरियल है। कौन? डीएनए। कौन बताया था? हर्शी एंड चेज ने। तो आपका आंसर चला जाएगा
जे जे मेंडल, एक साइंटिस्ट थे, इसका नाम है जे जे मेंडल। यही आनुवंशिकता के बारे में स्टडी की थी, इसी को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड सीडिंग या कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है? द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल रेन मेकिंग केमिकल इज, ये जो आर्टिफिशियल रेन वगैरह कराई जाती है, इसमें हम कौन सा गैस का इस्तेमाल करते हैं? तो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं सोडियम, सॉरी, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं सिल्वर आयोडाइड का। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का, तो हमारा आंसर चला जाएगा फर्स्ट। ठीक है, बात करते हैं हम गैस को द्रव में बदलने के लिए कौन सी प्रक्रिया लागू की जा सकती है? विच प्रोसेस कैन बी अप्लाइड टू कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड? अगर गैस को हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें टेम्परेचर को थोड़ा कम करना पड़ेगा और प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, तभी जो गैस जो है वो लिक्विड में कंप्रेस हो पाएगा। तो अगर ऑप्शन देखते हैं तो दबाव में वृद्धि और तापमान में कमी, तो आपका आंसर थर्ड चला जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन किस कोशिका से निकलती है? इंसुलिन इज रिलीज्ड फ्रॉम विच सेल? इसको समझने के लिए आप पैंक्रियाज के बारे में पढ़े होंगे। पैंक्रियाज में दो तरीके के सेल पाए जाते हैं, एक पैंक्रियाटिक एसिनी, दूसरा इजलेट ऑफ लैंगरहैंस। हम पैंक्रियाटिक एसिनी की बात यहाँ पे नहीं करेंगे, हम इजलेट ऑफ लैंगरहैंस की बात करेंगे। इसमें तीन तरीके के सेल होते हैं, तीन तरीके के सेल होते हैं। पहला सेल होता है इसमें अल्फा सेल, दूसरा होता है इसमें बीटा सेल, तीसरा होता है इसमें गामा सेल। जो अल्फा सेल होता है वो ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज करता है, और ये जो बीटा सेल होता है ये इंसुलिन रिलीज करता है, और ये गामा जो होता है ये सोमेटोस्टेटिन रिलीज करता है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो अल्फा सेल है वो ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज करता है, जो बीटा सेल है वो इंसुलिन रिलीज करता है, और जो गामा सेल है वो सोमेटोस्टेटिन रिलीज करता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो आप ये देखोगे कि इंसुलिन कहाँ से रिलीज हो रहा है? बीटा सेल से, तो आपका आंसर क्या चला जाएगा? सेकेंड ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, आप इन चीजों को याद भी कर सकते हो कि जो पैंक्रियाटिक में सेल होते हैं इजलेट ऑफ लैंगरहैंस, इसमें तीन तरीके के सेल होते हैं, एक होते हैं अल्फा, एक होते हैं बीटा, एक होते हैं गामा। जो अल्फा होते हैं उससे हार्मोन निकलते हैं ग्लूकागोन, जो बीटा होते हैं उससे हार्मोन निकलते हैं इंसुलिन, जो गामा होते हैं उनसे हार्मोन निकलते हैं सोमेटोस्टेटिन। ये तीनों हार्मोन तीन सेल से आपको याद होनी चाहिए। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बीटा सेल। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह किसकी कमी के कारण होता है? डायबिटीज इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। अभी जो हम बात किए थे अल्फा, बीटा और गामा सेल की, जो बीटा सेल है वो क्या रिलीज करता है? इंसुलिन। अगर बीटा सेल में किसी तरीके की दिक्कत आ जाती है तो इंसुलिन जो है हार्मोन नहीं निकल पाता, उस हार्मोन की कमी से एक रोग हो जाती है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज। देखो होता क्या है, ये जो इंसुलिन है ना, ये इंसुलिन का काम ये है कि ये ग्लूकोज को जो है ना ग्लाइकोजन में चेंज करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में ये जनरली चेंज कर देता है। और एक हार्मोन बोले थे हम ग्लूकागोन, ये जो है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है। तो ये दोनों के बीच में एक बैलेंस बना हुआ रहता है। लेकिन क्या होता है कि इंसुलिन जिस सेल से निकल रहा होता है वो सेल में किस तरह की दिक्कत आ जाती है तो वो इंसुलिन नहीं निकलता है, तो ग्लूकोज चेंज नहीं हो पाता है इसमें ग्लाइकोजन में, तो ग्लूकोज का क्वांटिटी जो है हमारे ब्लड में ज्यादा हो जाता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज या मधुमेह रोग। तो आप यहां से समझ सकते हो, ऑप्शन पढ़ोगे तो इंसुलिन की कमी ये आपका फर्स्ट आंसर इसका आपका चला जाएगा। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आरबीसी नहीं होगा। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए ये भी नहीं होगा। इससे क्या कौन सा बीमारी होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सा बीमारी होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रतौंधी, नहीं दिखना, मतलब कम दिखने लगता है विटामिन ए की कमी से। डिहाइड्रेशन क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी से बहुत ज्यादा पानी निकल गया, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? इंसुलिन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लंबाई की छोटी माप के लिए नहीं किया जाता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर स्मॉल मेजरमेंट ऑफ लेंथ?
कहने का मतलब ये है कि जो हम ये लेंथ को मेजर करते हैं तो कोन इसमें छोटा लेंथ को मेजर नहीं करता है, मतलब छोटे लेंथ को अगर नापना है तो हम इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जनरली अगर हम बात करते हैं एंगस्ट्रॉम की, तो एंगस्ट्रॉम का मतलब हुआ 10 टू द पावर माइनस 10। समझ रहे हो तुम? 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम में 10 टू द पावर 10 मीटर होता है। दूसरा है नैनोमीटर, इसका मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। इसका मतलब हुआ कि 1/10 टू द पावर 9, इसका मतलब हुआ 1/10 टू द पावर 10। ठीक है। पिकोमीटर की बात करेंगे तो ये होगा 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर। सेम उसी तरह 1/10 टू द पावर माइनस, मतलब 10 टू द पावर, सॉरी, 1/10 टू द पावर 12। दूसरा है लाइट ईयर। लाइट ईयर को हम जनरली लंबी दूरी के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसका भी हम लंबी दूरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सी तरंग दैर्घ्य की सही एसआई इकाई है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ? वेवलेंथ है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर। ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। इसका आंसर क्या चला जाएगा आपका? फर्स्ट। ये जो हर्ज है, ये एसआई यूनिट है फ्रीक्वेंसी की, आप इसको याद कर सकते हो क्योंकि ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। दूसरा है एम्पेयर, ये है इलेक्ट्रिसिटी की, या फिर हम बात करते हैं ओम की, तो ये होती है रेसिस्टेंट की, प्रतिरोध की, रेसिस्टेंस या प्रतिरोध की। ठीक है, तो आप इन चारों को याद कर सकते हो क्योंकि कुछ भी एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। वेवलेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज, इलेक्ट्रिसिटी का एम्पेयर और रेसिस्टेंट का ओम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का मीटर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संपर्क बल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स? देखो, कॉन्टैक्ट फोर्स, ऐसा बल जो हमें कॉन्टैक्ट होने पे एहसास हो। अगर हम ऑप्शन को देखते हुए चलते हैं, पहला है मेरा मस्कुलर फोर्स या मांसपेशीय फोर्स। ऐसा फोर्स आपको हाथ लगा करके, मांस का हेल्प लेकर के अगर आप किसी पे बल लगाते हो तो हम इसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। यहाँ पे कॉन्टैक्ट लग रहा है, इसका मतलब ये कॉन्टैक्ट फोर्स आपका है। चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, हम इसकी बात करते हैं जब आप चुंबक देखे होंगे, वो कुछ दूर रहता ही है तभी वो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाने लगता है। मतलब इसमें दो बॉडी कांटेक्ट में नहीं आने के पहले ही हम फोर्स को फील करने लगते हैं, तो ये कांटेक्ट फोर्स नहीं है। घर्षण बल या फ्रिक्शनल फोर्स, ये एक ऐसा फोर्स है जब आप किसी दो चीज को रगड़ोगे तब वहां पे जो फोर्स आपको देखने को मिलेगा, कौन सा फोर्स होगा? फ्रिक्शनल फोर्स। तो मतलब यहाँ पे भी कांटेक्ट जरूरी है, इसका मतलब ये भी कांटेक्ट फोर्स है। तीसरा है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ऐसा फोर्स होता है, बहुत वीक होता है। ये कोई भी दो मास अगर रखा हुआ है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये इतना छोटा होता है हमको एहसास नहीं होता, बट ये अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो बिना कांटेक्ट के अट्रैक्ट कर रहा होता है, तो ये कांटेक्ट फोर्स नहीं है। दूसरा है विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रिक फोर्स किसी दो चार्ज के बीच में लगता है, चाहे वो चार्ज ऑपोजिट हो चाहे वो चार्ज सेम हो। अगर ऑपोजिट हो तो अट्रैक्ट करेगा, अगर सेम हो तो रिपेल करेगा। बट ये फील तब होता है कि जब कोई दो चार्ज आपस में नहीं भी मिला हुआ हो, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं भी हो, तब भी ये फोर्स, ये बल आपको महसूस होगा। तो ये भी कांटेक्ट फोर्स नहीं है। तो इसका आंसर चला जाएगा आपका एक से अधिक विकल्प सही है, क्योंकि इसमें आपको 1 और 3 आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण की परावर्तक सतह पर आपतित होती है। यदि आपतित किरण परावर्तक सतह से 40 डिग्री का कोण बनाती है तो आपतित किरण और संगत परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है। बड़ा कॉम्प्लेक्स है, चलो इसको समझाने की हम कोशिश करते हैं।
इजीली वे में आपको समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। A ray of light is incident on the reflecting surface of a plane mirror if the incident ray makes an angle 40 degree with the reflecting surface. The angle between incident ray and the corresponding reflected ray is. क्वेश्चन पढ़ने में बस कॉम्प्लेक्स लग रहा है, कुछ नहीं है, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए हम क्या ले लेते हैं, सरफेस ले लेते हैं। इसको ये बोला गया है परावर्तन सतह, एक सतह है। अगर आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉस पढ़े होंगे तो वहां पे ये बताया गया होगा कि कोई भी जो इंसिडेंट लाइट आ रही होती है वो जो परपेंडिकुलर से जितना एंगल बनाती है और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है मतलब परावर्तित लाइट है वो जो एंगल बनाती है परपेंडिकुलर से, वो दोनों सेम होता है। तो हम ये बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, लॉज ये कह रहा है कि जो इंसिडेंट लाइट होती है ये जितना एंगल बनाती है परपेंडिकुलर से, उतना ही जो रिफ्लेक्टेड लाइट है सेम एंगल बनाती है, इससे परपेंडिकुलर से। अगर ये एंगल मान लिया जाए कि 10 डिग्री है तो ये भी एंगल 10 डिग्री होगा, लेकिन हम इसको सिर्फ मानते हैं, ठीक है। ये चीज हम इसको यहां पे देखने की कोशिश नहीं करेंगे। चलो मान लेते हैं कि ये एंगल जो है x है तो ये एंगल भी x होगा। ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया है, लेकिन क्वेश्चन में अगर डिग्री बोला है तो हम उसको लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मान लिए कि अगर x बना तो ये भी x बनाएगा, मतलब सेम सेम होगा। ये चीज आपको मैंने समझा दिया। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो आपतित किरण है वो 40 डिग्री बना रहा है, किससे? सतह से। सतह से कितना बना रहा है? 40 डिग्री बना रहा है। तो हम ये जानते हैं कि जो परपेंडिकुलर है और सतह, इसके बीच में कितना एंगल होता है? बताओ कितना होता है? ये कितना एंगल हो जाएगा? ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 होता है ना, ये परपेंडिकुलर होता है, ये तो 90 डिग्री होगा ना, ये 90 डिग्री हो गया। अगर ये 40 डिग्री है, इसका मतलब है ये कितना डिग्री हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह अगर ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन पढ़ो गौर से, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो इंसिडेंट रे है, जो आपतित किरण है, वो 40 डिग्री बना रहा है, किससे? सतह से। तो अगर सतह से 40 डिग्री बना रहा है तो हमको ये जो आपतित किरण है, जो इंसिडेंट रे है, वो परपेंडिकुलर से कितना बनाएगा? 50 डिग्री, क्योंकि ये टोटल जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है। इतना तो आप जानते होंगे, ये बेसिक चीज है। अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड कोरस्पेंडिंग रिफ्लेक्टेड रे। जो इंसिडेंट रे है और जो कोरस्पेंडिंग रिफ्लेक्टेड रे है, मतलब जो आपतित किरण है और संगत परावर्तित किरण है, इनके बीच का एंगल कितना होगा? अब ये दोनों के बीच का एंगल हमसे पूछा जा रहा है, बताओ कितना होगा? अब ये जोड़ दो, अगर ये 50 है, ये 50 है, तो दोनों क्या कितने हो गए? 100 हो गए। इसका आंसर क्या चला जाएगा आपका? 100। ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझाने की मैंने कोशिश की। अगर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको इजीली वे में कर पाओगे। चलिए इसी तरह आप लोग क्वेश्चन वगैरह बनाते रहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में कुछ अच्छे क्वेश्चन को लेकर के। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू। इसमें हमने